प्रणाम स्टूडेंट। बेटा ये हमारा 6 चैप्टर है माय चाइल्डहुड यानी मेरा बचपन। ये जो चैप्टर है एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में है। तो बचपन के समय में उन्होंने मतलब उनके लाइफ में जो जो घटनाएं घटी हैं उन सभी के बारे में तो नहीं, बट ऐसी कुछ घटनाएं हैं जो उनको लगता है कि वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ बातें जो है इस चैप्टर में दी गई है। बहुत अच्छा चैप्टर है, मुझे तो इंटरेस्टिंग लगता है। अगर आप इंटरेस्ट से सुनोगे, समझने की कोशिश करोगे तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा। सो बिफोर यू रीड में हम पढ़ेंगे पहले, कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव ऑल्सो बीन स्टेट्समैन। क्या आप किसी ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जानते हो जो स्टेट्समैन रह चुका है, मतलब एक फेमस पर्सनालिटी जिसे वर्ल्ड वाइड सब जानते हो, या जो जो स्टेट में अपने फेमस हो, किस तरह से वो बड़े लोगों में उसका नाम हो। APJ Abdul Kalam, whose project in space, defense, and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं APJ अब्दुल कलाम की, जिनके बहुत सारे प्रोजेक्ट, उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं स्पेस से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड। डिफेंस मतलब हम किसे कहेंगे, आर्मी के लिए। एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, जो भारत देश को अपना मार्गदर्शन दिया, गाइडेड इंडिया, जिन्होंने जिसके थ्रू इंडिया को गाइडलाइंस मिली, किसमें, 21st सेंचुरी में। और 2002 में वो इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट भी बने। इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है अपने बारे में, जिसका नाम था विंग्स ऑफ, मतलब था क्या नाम है, विंग्स ऑफ फायर। ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। उस ऑटोबायोग्राफी में वहाँ पर में उन्होंने अपने बचपन के बारे में बात की है, अपने बचपन के बारे में बताया है। तो ये मतलब इस चैप्टर में जो हम देखेंगे ना, वो पूरी वो ऑटोबायोग्राफी नहीं है, उसका कुछ पार्ट लिया गया है। तो फर्स्ट पैराग्राफ, वी आर स्टार्टिंग नाउ फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था, उनके पेरेंट्स कौन थे, उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पैरा। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state। अब यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम खुद बोल रहे हैं ना, ऑटोबायोग्राफी है तो वो खुद बोलेंगे, खुद लिख रहे हैं। तो कहते हैं कि मेरा जन्म यानी एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म जो है वो मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ था, रामेश्वरम के, मतलब मद्रास स्टेट के रामेश्वरम के एक छोटे से आइलैंड टाउन। आइलैंड किसे कहते हैं, जो चारों साइड से पानी से घिरा हुआ हो, वो एरिया हम उसे आइलैंड कहते हैं। My father Jainuddin had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great initiate wisdom and a true generosity of spirit। तो कहते हैं इनके फादर नाम क्या था, जैनालुब्दीन। तो वो ना तो उनकी ज़्यादा शिक्षा थी, मतलब ना तो वो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ना तो उनके पास ज़्यादा पैसा था, लेकिन इन कमियों के बावजूद उनके पास बहुत ज़्यादा इनिशिएट विजडम। इनिशिएट मतलब क्या होता है, जन्मजात, जो किसी के स्वभाव में होता है। उनके अंदर एक ज्ञान था, एक अलग सा नॉलेज था, एक अलग सी क्वालिटी थी उनके अंदर। और जो उनके अंदर एक सच्ची जेनरोसिटी और स्पिरिट, एक अच्छा लक्ष्य उनके सामने हमेशा आता था। कहते हैं ज़रूरी नहीं कि सब पढ़े लिखे ही विद्वान हो, कई बार कुछ पढ़े लिखे जो है वो अनपढ़ों से भी गए गुजरे हो जाते हैं, और एक अनपढ़ जो है वो पढ़े लिखे विद्वानों से ज़्यादा अच्छी बातें कर जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही कुछ थे एपीजे अब्दुल कलाम के फादर। ही हैड एन आइडल हेल्पमेट इन माई मदर, आशी अम्मा। तो आशी अम्मा अब्दुल कलाम की माँ का नाम है। तो उनके फादर के पास एक बहुत ही अच्छी हेल्पमेट, एक मददगार के रूप में कौन थी, उनकी माँ थी। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। तो एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं कि उन्हें याद नहीं है कि दिन में, हर दिन मतलब एक दिन में उनकी माँ कितने लोगों को खाना खिलाती थी। But I am quite certain that far more outsider ate with us than all the member of our own family put together। तो ये कहते हैं, लेकिन इतना तो मुझे यकीन है पूरा कि मतलब हमारे घर के जितने भी मेंबर्स थे, अगर उन सभी मेंबर्स को एक साथ ले लिया जाए तो उससे कहीं ज़्यादा बाहर के लोग उनके घर में खाना खाते थे। यानी सोचो, उनका दिल इतना बड़ा था कि घर के लोगों के अलावा बाहर के भी, घर से ज़्यादा बाहर के लोग उनके यहाँ खाना खाते थे। तो यहाँ पे बेटा देखो दो मीनिंग दी गई है। इंस्टवाइल मतलब होता है फॉर्मर यानी पहले का,
और इनिशिएट यानी इन वंस नेचर मतलब जन्म से जो किसी के स्वभाव में होता है उसे कहा गया है। नाउ वी कम टू द सेकेंड पैराग्राफ। I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. तो कहता है कि मतलब काफ़ी भाई बहनों में ये एक थे। इनका ये अपना स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि इनका जो बॉडी थी वो कैसी थी, अ शॉर्ट बॉय, छोटे कद के थे, और टॉल, मम्मी पापा यानी पेरेंट्स जो इनके थे दोनों टॉल थे, हैंडसम थे, लेकिन ये थोड़ा अलग दिखते थे उनसे और थोड़ा छोटे भी थे। We lived in our ancestral house which was built in the middle of the 19th century. ये अपने ancestral मतलब पूर्वजों के घर में रहते थे। पूर्व हम बोलते हैं ना, दादा परदादा से जो चले आ रहे हैं, हम इसी घर में रह रहे हैं, हमारे दादा इसी घर में रहते थे, हमारे परदादा इसी घर में रहते थे। तो हम ऐसे घर को क्या कहेंगे, एंसेस्ट्रल हाउस, जो पुराने ज़माने का बना हुआ है, पूर्वजों का घर है। तो वो लोग 19th सेंचुरी में वो घर बना था, तो उस समय से वो लोग उसी में रह रहे थे। It was a fairly large Pakka house made of limestone and brick on the Mosque Street in Rameshwaram. रामेश्वरम में ही मॉस्क्यू स्ट्रीट जगह बताई गई है। मॉस्क्यू स्ट्रीट में ये एक घर था जो लाइमस्टोन और ब्रिक से बना हुआ पक्का, बड़ा पक्का मकान था। My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. ऑस्टर मतलब क्या होता है कि जो बहुत ही सिंपल होते हैं लेकिन स्ट्रिक्ट भी होते हैं। तो ऐसे इनके फादर नेचर वाइज बहुत सिंपल थे लेकिन कुछ जगहों पर स्ट्रिक्ट थे। तो इनके जो ऑस्टर फादर थे वो जो एसेंशियल कंफर्ट जो थे, मतलब ऐशो आराम की जो चीज़ें थी जो लोगों के लिए होती है, तो मतलब जिसकी ज़रूरत ना हो उन सभी चीज़ों को वो टालते थे, अवॉइड करते थे। ज़रूरी नहीं, जैसे अगर हम अपनी बात करें, नॉर्मली हमारे घर में भी पेरेंट्स होते ही हैं, है कि नहीं? तो जहाँ ज़रूरत हो हम उतना ही खर्चा करते हैं, अननेसेसरी नहीं करना चाहिए। तो अगर ठंडी ठंडी का भी ये सीज़न कैसा, बरसात चालू है तो क्लाइमेट कोल्ड होता है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एसी ऑन करो, कूलर ऑन करो, है कि नहीं? फ़ैन से भी आपका काम चल जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक्स्ट्रा, जो हम कहते हैं ना कि जहाँ ज़रूरत नहीं हो, ऐसे फालतू कंफर्ट और लग्जरी को वो हमेशा अवॉइड करते थे, टालते थे। However, all necessities were provided for in terms of food, medicine और clothes. हालांकि बाकी ज़रूरत मतलब सारी ज़रूरतें उन लोगों को किस रूप में मिलती थी, खाना है, कपड़े हैं, दवाइयाँ हैं, इन सभी चीज़ों में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आती थी। In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. तो कहते हैं कि बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा बचपन जो था बहुत ही सिक्योर, सुरक्षित बचपन था। मतलब मटेरियली भी एक तरह से देखें तो भावनात्मक रूप से भी, और जो ऐशो आराम में उनको खाना पीना, कपड़े या फिर दवाइयाँ, इन सभी चीज़ों से उनका बचपन बहुत ही सिक्योर था, सुरक्षित था। तो सेकेंड पैराग्राफ हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नाउ वी कम टू द थर्ड पैराग्राफ। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वाज 8 years ओल्ड। अब दूसरा विश्व युद्ध 1939 में स्टार्ट हुआ, जब उस समय एपीजे अब्दुल कलाम की उम्र 8 साल की थी। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, अ सडन डिमांड फॉर टैमरिन सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। अब अचानक से इमली के बीजों की डिमांड मार्केट में क्यों बढ़ गई, इसका कारण उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street. अब्दुल कलाम जो है, जब उन्हें पता चला कि भाई मार्केट में इमली के बीजों की बहुत डिमांड हो रही है इस समय। एक्चुअल में होता क्या था कि लड़ाई में, युद्ध में ये जो इमली के बीज होते हैं ना, ये एज अ मेडिसिन काम करते हैं। टर्मरिक टैमरिन के जो सीड्स होते थे, तो इस समय वहाँ पे मार्केट में डिमांड बढ़ गए थे। तो ये भी क्या करते थे, टैमरिन के सीडों को कलेक्ट करते थे और मॉस्क्यू स्ट्रीट पे जो प्रोविजन स्टोर यानी किराने की दुकान होती थी वहाँ बेचते थे। अ डेज कलेक्शन वुड फैच मी द प्राइजली सम ऑफ 1 आना। एक दिन का कलेक्शन मतलब एक दिन में वो जो इमली के बीजों को बेचते थे तो उनसे उन्हें कितना मिलता था, 1 आना, 1 आना। पहले होते थे 1 आना, 2 आना, 4 आना, इस तरह से हुआ करते थे, पहले आना कहा जाता था। My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamini. तो इनके ब्रदर इन लॉ थे जिनका नाम था जलालुद्दीन। वो इनको हमेशा, क्योंकि छोटे थे तो इनको वर्ल्ड वॉर के बारे में, सारी वॉर के बारे में सारी कहानियाँ सुनाते थे, और जो ये आगे मतलब बाद में जाकर ये पढ़ा भी करते थे।
अवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। इनका जो एरिया था, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा ना कि ये एक आइलैंड जैसा था, तो इनका एरिया जो था आइसोलेटेड मतलब एकदम अलग था, इसलिए लड़ाई का उस पर बहुत कम असर पड़ा। मतलब वहाँ पर लड़ाई का जो असर होता था, जो देश में देखने को मिल रहा था, वो वहाँ पर बहुत ही कम हुआ था। But soon, India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. लेकिन जल्द ही इंडिया पर भी दबाव आया कि वो एलिड फोर्स में ज्वाइंट हो। मतलब एलिड फोर्स किसे कहते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कुछ देशों का समझौता होता है, वो एक साथ रहते हैं हमेशा। तो अगर वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो उनको उनके सपोर्ट में जाना पड़ता है। तो जल्द ही इंडिया पर भी प्रेशर आया कि वो एलिड फोर्स में ज्वाइंट हो, मतलब शामिल हो, और एक स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। जो सबसे पहली जो कैजुअलिटी यानी कि जो हम कह सकते हैं कि कमी आई, वो किस में आई कि रामेश्वरम स्टेशन पर जो ट्रेन रुकती थी, हाल्ट मतलब रुकना, रुकती थी, वो बंद हो गया। मतलब रामेश्वरम स्टेशन पर जो ट्रेन को रुकना होता था, वो ट्रेन वहाँ पर रुकना बंद कर दी। The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and धनुषकोडी। अब क्या हुआ कि जो न्यूज़पेपर अखबार का जो बंडल होता था, जिसे रामेश्वरम स्टेशन पर उतारा जाता था, अब वो चलती हुई ट्रेन से रामेश्वरम रोड पर, जो रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में आता था, उस रोड पर उसे फेंक दिया जाने लगा बंडल बनाकर। That forced my cousin Samsuddin, who distributed newspaper in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundle, and as if naturally I filled the slot. अब वहाँ पर जो इनके कजिन थे, क्या नाम था, शमसुद्दीन, उनको मदद की ज़रूरत पड़ी। पहले तो स्टेशन से ये लोग बंडल उठा लिया करते थे, अब जब स्टेशन पे ट्रेन रुकना बंद हो गई तो बंडल जो है वो चलती हुई ट्रेन से वहाँ पे फेंका जाने लगा। अब वो बंडल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए शमसुद्दीन को एक मदद की ज़रूरत पड़ी, एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत पड़ी, और वो जगह किसने भरी, एपीजे अब्दुल कलाम ने। फिल द स्लॉट मतलब जगह को भरना, जो खाली जगह थी, खाली जगह किसकी, हेल्पिंग हैंड की, मदद की जो ज़रूरत थी उसके लिए ये गए। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। शमसुद्दीन ने इनकी मदद की पहली कमाई में। हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब हाफ अ सेंचुरी यानी 50 साल बीत जाने के बाद भी अभी भी जब वो याद करते हैं अपनी पहली कमाई को, तो उन्हें बहुत ही गर्व महसूस होता है। अब यहाँ पे देखो दिया है प्रिंसली सम, मतलब जनरस अमाउंट यहाँ पर है। आना, एन ओल्ड इंडियन कॉइन वर्थ अबाउट 6 पैसे। 6 पैसे का जो होता था, पुरानी करेंसी है इंडिया की, पहले की कॉइन है, जिसे आना कहा जाता था। फिर एलिड फोर्स यहाँ पे दिया है, द आर्मीज ऑफ यूके, यूएसए एंड रशिया ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना। मतलब ये जो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि जो कंट्रीज एक साथ आकर वॉर करते हैं उनके बारे में। तो बेटा यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, आगे हम सेकेंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्रणाम।